सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट चैप्टर जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है बायोटेक्नोलॉजी के। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। दूसरा है ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट करना इंजीनियरिंग के थ्रू जिससे कैटलिस्ट एक्ट कर सके। तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जिससे कि हम प्रोटीन या ऑर्गेनिक मैटर को प्यूरिफाई। अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है। हमें पास 3 ऑप्शन होते हैं फूड प्रोडक्शन बढ़ाने का। पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो ट्रिपल कर देता है फूड सप्लाई को, बट ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को ये फीड नहीं कर पा रहा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स जिनके जीन को हम ऑल्टर्ड कर रहे हैं मैनिपुलेशन से, इस चीज़ को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या करती है? क्रॉप्स को ज़्यादा टॉलरेंट बना देती है एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए, कोल्ड, रॉट, हीट एंड सॉल्ट। रिलायंस कम कर देती है केमिकल पेस्टिसाइड पे, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बोलते हैं उन्हें। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करवाती है। एफिशिएंसी बढ़ा देती है मिनरल यूसेज प्लांट की, और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देती है फूड की, विटामिन ए एनरिच फूड। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। एग्रीकल्चर में और क्या एप्लीकेशन है कि बैसिलस thuringiensis बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है एक बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। बीटी टॉक्सिन जीन को जो है क्लोन किया गया बैक्टीरिया से और एक्सप्रेस करवाया प्लांट में, जिससे कि प्लांट जो है वो इंसेक्ट से रेजिस्टेंस हो जाए विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। अब बीटी कॉटन की बात करते हैं। कुछ स्टेन होता है बैसिलस thuringiensis की जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो सर्टेन इंसेक्ट को किल कर देते हैं, लाइक लिपिडो पैटर्न्स, टबैको वुडवॉर्म, आर्मीवॉर्म, कोलियोपैटर्न बीटल्स एंड डायपैटर्न फ्लाइज एंड मॉस्किटो। बैसिलस thuringiensis प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है पर्टिकुलर फेज में अपनी ग्रोथ के। इन क्रिस्टल के अंदर एक टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। अब ये टॉक्सिक जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है बैसिलस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता? क्योंकि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर, बट एक बार इंसेक्ट ने उसको इंजेस्ट कर लिया तो जो ये इनएक्टिव टॉक्सिन है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, जो सोल्यूबलाइज कर देते हैं क्रिस्टल को। एक्टिवेटिंग टॉक्सिन बाइंड करेगा सरफेस से मिडगट एपिथेलियल सेल्स के, एंड क्या कर देगा? पोर्स क्रिएट कर देगा जिससे सेल की स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगी और इवेंचुअली डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन को आइसोलेट किया गया बैसिलस thuringiensis से, इनकॉर्पोरेट कर दिया गया बहुत सारे प्लांट में। जो टॉक्सिन है उसको कौन कोड करता है? एक जीन जिसका नाम क्राई है। अब यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। जो प्रोटीन एनकोड करता है जीन क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड ए भी। क्राई फर्स्ट एसी कंट्रोल करता है कॉटन बुलवॉर्म को, और क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड ए भी कंट्रोल करता है कॉटन बुलवॉर्म को, और क्राई फर्स्ट ए भी कंट्रोल करता है कॉर्न बैरर को। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं जो कि है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। कुछ निमेटोडा होते हैं जो पैरासाइट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। एक निमेटोडा जिसका नाम है मेलिडोजाइन इनकोग्नेटा वो इन्फेक्ट करता है रूट को टबैको प्लांट के और रिडक्शन कर देता है ईल्ड में। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई जिसे बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है? सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आरएनए इंटरफेरेंस एक मेथड है सेलुलर डिफेंस का। इसमें एक स्पेसिफिक एमआरएनए को जो है साइलेंस कर दिया जाता है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। स्पेसिफिक आरएनए को हम साइलेंस कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज़ करके। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इसका सोर्स जो है वो क्या हो सकता है? किसी वायरस से हम इन्फेक्ट करा सकते हैं जिसका आरएनए जीनोम है, या फिर कोई मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट हो जो रेप्लिकेट करें आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू। फिर एग्रोबैक्टम वेक्टर को यूज़ करके निमेटोडा स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है होस्ट प्लांट में। अब इस तरह से इंट्रोडक्शन होता है इस डीएनए का कि वो प्रोड्यूस करे सेंस और एंटीसेंस आरएनए दोनों को होस्ट सेल में। अब ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेते हैं जो इनिशिएट करेंगे
आरएन इंटरफेरेंस को और स्पेसिफिक mRNA को साइलेंस कर देंगे। तो एग्रोबैक्टरियम डोमिफेसियन यूज़ करके हमने डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसने सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनाया, जिससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। उसने साइलेंसिंग कर दी स्पेसिफिक mRNA की, जिसकी हमें करवानी थी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? जो पैरासाइट है, मतलब नेमाटोड है, वो सर्वाइव नहीं कर पाया ट्रांसजेनिक होस्ट में, जिससे कि फिर ट्रांसजेनिक प्लांट जो है प्रोटेक्टेड हो गया पैरासाइट से। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मेडिसिन में क्या होती है। अभी तक क्या है, एट प्रेजेंट 30 थेरेपेटिक रिकमेंडेड थेरेपेटिक ड्रग्स को अप्रूव्ड कर दिया गया वर्ल्ड वाइड यूज़ होने के लिए, जिसमें से 12 जो है प्रेजेंटली मार्केटेड हो रही है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन जो है, जो यूज़ होता है डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए, उसको पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता था किससे? स्लेटेड कैटल्स और पिग्स के पैनक्रियाज से। एनिमल सोर्स से जो इंसुलिन आता था वो कुछ पेशेंट में एनर्जी कॉज करता था, ठीक है, इसलिए हमने अदर मेथड यूज़ किया उसको बनाने के लिए। इंसुलिन में 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए एंड बी, जो एक दूसरे से जुड़ी होती है डाइसल्फाइड ब्रिज से। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, इंसुलिन जो है वो प्रो हार्मोन की तरह सिंथेसाइज होता है, लाइक अ प्रो एंजाइम। उसकी प्रोसेसिंग होती है जिससे वो फुली मैच्योर और फंक्शनल हो जाए, जिसमें एक एक्स्ट्रा स्टेज होती है सी पेप्टाइड की। जो हमारा मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होती, उसको रिमूव कर दिया जाता है मैच्योरेशन के टाइम पे। तो मेन चैलेंज क्या था आरडीएनए टेक्नोलॉजी का? इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में प्रोडक्शन करना है इंसुलिन का। 1983 में क्या हो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए जो कि ए और बी चेन के ह्यूमन इंसुलिन की करस्पॉन्डिंग थे, और उन्हें फिर प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करा दिया इकोलाई के, जिससे इंसुलिन चेन प्रोड्यूस हुई। ये चेन ए बी को सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया, फिर उन्हें कंबाइन कर दिया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से, और एक इंसुलिन हमें बन गया, ह्यूमन इंसुलिन। अब बात करते हैं हम जीन थेरेपी की। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में 4 ईयर गर्ल को दी गई एडीए डेफिशिएंसी के लिए। ये एंजाइम जो क्रूशियल होती है इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने के लिए। ये डिसऑर्डर किस वजह से हुआ कि एक जीन जो कि एडिनोसिन डीएमिनेज को कोड कर रहा था, उस जीन का डिलीशन हो गया। कुछ चिल्ड्रन में एडीए डेफिशिएंसी को हम क्योर कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसलेशन से, कुछ के अंदर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है, फंक्शनल एडीए को पेशेंट्स को दिया जाता है इंजेक्शन से, बट इनका प्रॉब्लम ये है कि ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं होते। तो फिर हम जीन थेरेपी में क्या करते हैं, लिम्फोसाइट को ले लेते हैं ब्लड से पेशेंट के, और उससे कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं आउटसाइड द बॉडी, और उस एक फंक्शनल एडीए और सीडीएनए जो कि रेट्रोवायरस वेक्टर से मिलता है हमें, उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं इन लिम्फोसाइट पे, फिर उनको वापस से पेशेंट में डाल देते हैं। ये सेल्स इमोर्टल नहीं होती, इसलिए पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए होता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट को बार बार दिया जाता है। अगर हम मैरो सेल से जीन को आइसोलेट करके जो प्रोड्यूस करा है एडीए, उसको होस्ट सेल में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डाल दे तो वो परमानेंट क्योर हो सकता है। तो हम आगे आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। हमें पता है कि अगर किसी भी डिजीज़ का हमें ट्रीटमेंट करना है तो अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी होती है। कन्वेंशनल जो मेथड होता है डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, उससे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर और एलाइजा को यूज़ किया गया अर्ली डायग्नोसिस के लिए। इसमें क्या होता है, इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए को टैग करते हैं एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से जिसको प्रोब बोलते हैं, और फिर उसे हाइब्रिडाइज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स, फिर डिटेक्शन करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी का। ये पीसीआर टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऐसा क्लोन जिसके अंदर म्यूटेटेड जीन है वो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं आएगा, बिकॉज प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है म्यूटेटेड जीन से कोई भी। देखो क्या करते हैं, पीसीआर में क्या करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए लेंगे हम, उसकी टैगिंग करेंगे किसी रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल से जिसको प्रोब बोल रहे हैं, अब फिर उसको हाइब्रिडाइज करा देंगे किसी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से एक सेल के अंदर, फिर डिटेक्शन करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी से। जो क्लोन है उसके अंदर अगर म्यूटेटेड जीन है तो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा प्रोब के अंदर म्यूटेटेड जीन का। एलाइजा किस पे बेस्ड है, एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे। इन्फेक्शन बाय पैथोजन को डिटेक्ट किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन
प्रोटीन और आइदर ग्लाइकोप्रोटीन और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट द पैथोजन। अब बात करते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल जिनके डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया गया जिससे कि वो एक्स्ट्रा जीन को या फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करें, उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। रैट होते हैं, रैबिट होते हैं, पिग्स होते हैं, सिप, काऊ, फिश, ये सब होते हैं। 95% जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं वो माइस होते हैं। अब किस किस वे में ये ट्रांसजेनिक एनिमल बेनिफिशियल हैं? सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल को डिज़ाइन किया गया जिससे इस तरह से कि हम जीन की स्टडी कर सकें कि कैसे वो रेगुलेट होते हैं, कैसे वो नॉर्मल फंक्शन को बॉडी के अफेक्ट करते हैं और उसकी डेवलपमेंट को। जैसे कि एग्जांपल है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्विंग ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसकी स्टडी करना। इसके बाद आते हैं हम डिजीज़ की स्टडी। तो सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट की स्टडी, फिर डिजीज़ की। बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिससे कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सके कि किस तरह से जीन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ में। ये मॉडल्स होते हैं ह्यूमन डिजीज़ के, जैसे कि बहुत सारी ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट करते हैं फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एंजीमा। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ट्रांसजेनिक एनिमल जो है यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन जिसको अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन भी बोलते हैं, जो कि ट्रीट करता है एम्फीसीमा को। फिर इसके अलावा कीटोन्यूरिक के ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ बनाया जाता है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काऊ आई रोजी, जो कि ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क बनाती है 2.4 ग्राम पर लीटर। इस मिल्क में अल्फ़ा लैक्टा एल्ब्यूमिन होता है और न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस होता है फॉर ह्यूमन बेबीज़ देन नेचुरल काऊ मिल्क। इसके बाद आता है वैक्सीन सेफ्टी। ट्रांसजेनिक माइस जो है वो यूज़ होते हैं फॉर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड इन ह्यूमंस। ट्रांसजेनिक माइस को यूज़ किया जाता है टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। इसके बाद केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, जिसे टॉक्सिसिटी सेफ्टिंग भी बोलते हैं। प्रोसीजर सेम है जो कि टॉक्सिसिटी के लिए यूज़ किया गया। इसके बाद आता है इथिकल इशू। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैनिपुलेशन ह्यूमन जो है वो कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक इंडिया गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, जो कि डिसीजन लेता है किसी भी जीएम रिसर्च के रिगार्डिंग एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें इम्पोर्टेंट है कि 2 लाख वैराइटीज़ है राइस की इंडिया के अंदर ही। राइस की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि रिचेस्ट सोर्स है इंडिया राइस का। बासमती राइस डिस्टेंड करता है अपने एरोमा और फ्लेवर में एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है बासमती की इंडिया में ग्रो की जाती है। ठीक है। अब क्या हुआ, 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट ट्राई ले लिया बासमती राइस पे थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, जिससे कंपनी सेल कर रही है न्यू वैरायटी को बासमती की यूएस एंड अब्रॉड में। अब जो ये न्यू वैरायटी है बासमती की वो ड्राइव हुई है इंडियन फॉर्मर वैरायटी से। इंडियन बासमती को जब क्रॉस किया गया सेमी डार्क वैरायटी से तो नई वैरायटी बनी। फिर टर्मरिक नीम भी यूज़ होता है। बायोपायरेसी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान देंगे। बायोपायरेसी टर्म है जिससे बायो रिसोर्सेज को यूज़ करती है मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। फिर इंडियन पार्लियामेंट में रिसेंटली बिल हुआ क्लियर, सेकेंड अमेंडमेंट हुआ इंडियन पेटेंट बिल में, जिसमें इस तरह के इशू कंसीडर किए गए पेटेंट टर्म्स एंड एनर्जी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव में। बस इसमें इतना ही, तो ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है।